तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का पुनः स्वागत है हमारे इस चैनल परीक्षांजलि पर। निश्चित है आपको बहुत आनंद आता होगा, आपका बहुत फ़ायदा होता होगा। आप हमारे साथ बने रहें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने साथी दोस्तों को जरूर शेयर करें। आज हम आपके जो पुस्तक है निदानात्मक मॉड्यूल जो तैयार किया गया है मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग संचालनालय द्वारा, विद्यार्थियों की अभ्यास पुस्तिका में आपको पूरा करना है और साथ ही साथ इनको प्रश्नों को याद भी करना है, क्योंकि अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्न का समावेश इसमें किया गया है। आप सभी उत्तर लिखें और याद भी जल्दी से जल्दी करें। आप सभी से निवेदन है कि हमारे साथ बने रहें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको कुछ समस्या आती है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि कोई समस्या है या और कुछ इसमें सुधार करना है तो सुधार के लिए भी बताएं आप। तो अब हम देखते हैं इसका अध्याय 3। इसके पहले कई पार्ट जारी किए जा चुके हैं, आप प्ले लिस्ट में जाकर के चेक भी कर सकते हैं। अधिकतर हमने भूगोल का कर दिए हैं, सभी अध्याय को कवर कर लिया अभी तक, और इसके इतिहास के भी 2 पार्ट कर लिए हैं। आप तीसरे अध्याय में चलते हैं, नाथसीवाद और हिटलर का उदय। इसमें पहला प्रश्न दे रखा, सही विकल्प चुन करके लिखिए। आरंभ में मित्र राष्ट्रों का नेतृत्व किनके हाथों में था? ऑप्शन दे रखे हैं ब्रिटेन और फ्रांस, सोवियत संघ और अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी और इटली, जापान और तुर्की। तो विद्यार्थी इसका सही उत्तर अ वाला हो जाएगा, ब्रिटेन और फ्रांस, अ वाला ऑप्शन। अगला, नेशनल सोशलिस्ट पार्टी के सक्रिय पार्टी के सदस्य क्या कहलाते थे? ऑप्शन दे रखे नेशनलिस्ट, नाथसी, डेमोक्रेट या लिबरल। तो उनको जो है वो नाथसी कहा जाता था, हिटलर की पार्टी के लोग। हिटलर का प्रचार मंत्री जिसने हिटलर के साथ आत्महत्या कर ली उस कौन था? ऑप्शन दे रखे हैं हिंडनबर्ग, हैमल, साख्त, गोबल्स या विलियम केसर। तो ये इसका सही उत्तर जो है विद्यार्थी सवाल हो जाएगा, गोबल्स। अगला, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्थापित अंतर्राष्ट्रीय युद्ध न्यायालय कहाँ स्थित था? ऑप्शन दे रखे हैं बर्लिन अदालत, न्यूरेमबर्ग अदालत, होलोकास्ट या वर्साई की संधि। तो इसका ऑप्शन जो है वो ब वाला उत्तर जो सही हो जाएगा विद्यार्थी, न्यूरेमबर्ग अदालत। अगला बढ़ते हैं, पहला विश्व युद्ध लड़ा गया कब से कब तक? ये आपको पिछले वाले अध्याय में भी देख चुके हैं हम। ऑप्शन दे रखे हैं 1914 से 1918, 1939 से 1945, 1942 से 1943 और 1885 से 1890। तो इसका सही वाला उत्तर विद्यार्थी अ वाला हो जाएगा, 1914 से 1918। राइख स्टाग क्या है? महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। ऑप्शन दे रखे फ्रेंच संसद, जर्मन संसद, तुर्क संसद या जापानी संसद। तो फ्रेंच या फ्रांस संसद जो है, फ्रांस की संसद का नाम जो है वो राइख स्टाग था। रूस की संसद को डूमा कहा जाता था। फ्रांस की संसद जो है वो राइख स्टाग, आपको याद रखना है, कन्फ्यूज़न नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर के ये आपको दोनों संसद के अलग अलग नाम है। रूस की संसद जो है वो ड्यूमा थी और यहाँ पर फ्रांस की संसद जो है वो राइख स्टाग। प्रथम विश्व युद्ध में हुई सारी तबाही का जिम्मेदार किसे ठहराया गया? ऑप्शन दे रखा है इटली, फ्रांस, जर्मनी या जापान। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जर्मनी को जो है वो इसका जिम्मेदार ठहराया जाता है पहले विश्व युद्ध का। जर्मनी की विशालकाय कोयला भंडार इलाका जो कि प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र भी था, उसको क्या कहा जाता था? ऑप्शन दे रखा राइनलैंड, न्यूरेमबर्ग, रूर या बर्लिन। तो उसको जो है विद्यार्थियों राइनलैंड कहा जाता था। विशाल कोयला भंडार था और प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र भी राइनलैंड इलाका। अगला, जर्मनी की मुद्रा है रुपया, डॉलर, रूबल या मार्क। तो जर्मनी की मुद्रा जो है वो मार्क। विद्यार्थी आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 48 के अंतर्गत जर्मन राष्ट्रपति को कौन कौन से अधिकार दिए गए? ऑप्शन दे रखा है आपातकाल लागू करना, नागरिक अधिकार रद्द करना, अध्यादेश जारी करना या उपरोक्त सभी। तो ये सभी अधिकार जो है वो अनुच्छेद 48 के अंतर्गत जर्मन के राष्ट्रपति को दिए गए। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन दे रखा है जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली या फ्रांस। तो हिटलर का जन्म जो है वो ऑस्ट्रिया में होता है। जर्मन वर्कर्स पार्टी को हिटलर ने कौन सा नया नाम दिया? ऑप्शन दे रखा है जर्मन नेशनल पार्टी, नेशनल सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी या मिन्स कैंप। तो इसको जो है नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नाम दिया। जर्मन वर्कर पार्टी को हिटलर ने नया नाम दिया था, बाद में इसको नाथसी पार्टी कहा गया। जर्मनी में हिटलर की तानाशाही को स्थापित करने वाला नियम कौन सा था? ऑप्शन दे रखे हैं इनेबलिंग एक्ट, फायर डिक्री, न्यूरेमबर्ग कोड या प्रोपेगेंडा। तो इसको जो है इनेबलिंग एक्ट कहा गया। किस घटना के कारण द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ हुआ? ऑप्शन दे रखा है हिटलर के पोलैंड पर आक्रमण से, हिटलर द्वारा ऑस्ट्रिया पर कब्जा से, हिटलर द्वारा रूस के हमले से, उपरोक्त सभी। तो हिटलर द्वारा रूस पर हमले से जो है दूसरा विश्व युद्ध, जब रूस पर हमला करने के लिए धीरे धीरे पोलैंड को जीत करके, स्लोवाकिया को जीत करके ये रूस की तरफ बढ़ता है, तब वो वहाँ पर अब रूस जो है बहुत भारी सेना वाला रहता है, तो द्वितीय विश्व युद्ध की यहाँ पर शुरुआत हो जाती है। हिटलर चाहता है कि सब पर कब्जा कर ले। हिटलर की ऐतिहासिक भूल किसे कहते हैं? ऑप्शन दे रखे हैं रूस पर हमला, पोलैंड पर हमला, ब्रिटेन पर हमला या जापान से संधि।
जापान से संधि करता है रूस, ये इसकी ऐतिहासिक भूल थी। इससे जापान से संधि करने के कारण अमेरिका जो है वो जापान पर परमाणु बम से हमला करता है और द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है। हिरोशिमा के शहर पर परमाणु हमला होता है। अगला, पर्ल हार्बर पर हमला किसने किया? ऑप्शन दे रखा है जर्मनी ने, इटली ने, जापान ने या चीन ने। तो पर्ल हार्बर अमेरिका का उद्योग, यहाँ पर जापान ने हमला किया था। अमेरिका द्वारा जापान के किस शहर पर परमाणु बम गिराया गया था? ऑप्शन दे रखे क्योटो, हिरोशिमा, टोक्यो या होकाइमा। तो इसका ऑप्शन जो है ब वाला हिरोशिमा जापान का आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है ये भी। हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम गिराया गया। इसके तुरंत बाद में जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हो जाती है। हिटलर ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता कब छोड़ी? 1923 में, 1933 में, 1939 में या 1945 में। तो सन 1933 में हिटलर ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता छोड़ी। हिटलर का उपनाम क्या था? ऑप्शन दे रखा है फ्यूहरर, नाजी, एडोल्फ या हिट्टू। तो फ्यूहरर एडोल्फ हिटलर भी कहा जाता था। मेरे राज्य की सबसे महत्वपूर्ण, अगर कुछ आपको संशोधन अगर कुछ होगा तो आप कुछ समय बाद पुनः वीडियो को देखें, आपको कमेंट में इस संशोधन कोई प्रश्न का अगर होता है ऑप्शन का तो वो वहाँ दिया जाएगा लिख करके। मेरे राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक माँ, ये किसने कहा था? ऑप्शन दे रखे हैं लेनिन ने, ओलमदेगुज ने, हिटलर ने या महात्मा गांधी ने। तो हिटलर ने कहा था ये कि राज्य की महत्वपूर्ण नागरिक मेरी माँ है, वो नाज़ी लोगों को जन्म देगी, उनका पालन पोषण करेगी और मेरा राज्य मेरी मदद मतलब नाज़ियों की विचारधारा को बढ़ावा देगी। अगला, यहूदियों के प्रति घृणा फैलाने के लिए नाज़ियों ने कौन सी फिल्म बनाई थी? ऑप्शन दे रखा अंतिम समाधान, गुप्त कानून, अक्षय यहूदी या द इवल ज्यूज। तो ये द इवल ज्यूज जो नाम की एक फिल्म बनाई थी घृणा फैलाने के लिए यहूदी के प्रति। द्वितीय विश्व युद्ध के मित्र राष्ट्र में सम्मिलित है। ऑप्शन दे रखे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली, भारत, रूस और अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। अमेरिका, जापान और रूस। तो इसका सही ऑप्शन जो है होगा ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। ये जो है वो मित्र राष्ट्र थे, बाद में इसमें वो अमेरिका शामिल होता है। अगला, नवंबर के अपराधी कहकर किसका मजाक उड़ाया जाता था? ऑप्शन दे रखा वाइमर गणराज्य के समर्थकों का, जर्मन सम्राट के समर्थकों का, स्पार्किस्ट लीग के समर्थकों का या हिटलर के समर्थकों का। तो वाइमर गणराज्य के समर्थकों को जो है नवंबर का अपराधी कहकर के संबोधित कहकर मजाक उड़ाया जाता था। जर्मनी में स्पार्किस्ट लीग की मुख्य मांग क्या थी? ऑप्शन दे रखा राजशाही की पुनर्स्थापना, हिटलर को तानाशाह बनाना, जर्मनी में सोवियत ढंग की सरकार बनाना या जर्मनी को ऑस्ट्रिया से अलग करना। तो इसका स वाला ऑप्शन जो है विद्यार्थियों को सही हो जाएगा। स वाला ऑप्शन जर्मनी को सोवियत ढंग की सरकार बनाना, सोवियत सरकार बनाना। आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए जिसमें दे रखा है प्रथम विश्व युद्ध के लिए खालिस्तान को जिम्मेदार ठहरा गया। महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रथम विश्व युद्ध के लिए जो है वो जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया जाता है। प्रथम विश्व युद्ध का सर्वाधिक प्रभाव जो है खालिस्तान महाद्वीप पर पड़ा। तो ये जो है वो यूरोप महाद्वीप पर इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, यूरोप महाद्वीप पर। आगे आपको अगला प्रश्न दे रखा है समाजवादियों, डेमोक्रेट्स और कैथोलिक ग्रुप ने खालिस्तान का विरोध किया। तो स्पार्किस्ट लीग का विरोध किया, स्पार्किस्ट लीग का विरोध। फिर अगला प्रश्न देखा हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण खालिस्तान में किया। तो 1939 में इसने पोलैंड पर आक्रमण किया। अगला, गेस्तापो जो है खालिस्तान जर्मनी की गुप्तचर पुलिस थी। तो ये गेस्तापो कहा जाता था, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। खालिस्तान में जर्मनी ने खुद को लीग ऑफ नेशन से अलग कर लिया। तो 1933 में जर्मनी ने खुद को अलग कर लिया। सिंधी और रोमा समुदाय को खालिस्तान की संज्ञा दी गई। तो इनको जिप्सी कहा गया। अगला, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में खालिस्तान गणतंत्र की स्थापना की गई। तो ये वाइमर गणराज्य की स्थापना हुई। एक जनता, एक साम्राज्य और एक नेता का नारा जो है वो हिटलर ने दिया। हिटलर पूरे यूरोप महाद्वीप को अपने कब्जे में करना चाहता था, उसका सम्राट बनना चाहता था। अगला, सत्य असत्य लिखिए। तो पहला दे रखा है मई 1945 में जर्मन ने मित्र राष्ट्र के सामने समर्पण कर दिया। तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा पहला वाला यहाँ पर। 1945 में जर्मनी जो है मित्र राष्ट्रों के साथ में सामने समर्पण कर देता है और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हो जाती है। न्यूरेमबर्ग अदालत में हजारों नाजियों को मौत की सजा दी गई थी, जो विद्यार्थियों असत्य हो जाएगा। अगला, वाइमर नाजियों के नहीं हुआ। अगला, वाइमर समर्थकों को मार्च का अपराधी कहा जाता था। तो ये जो है वो गलत है, तो नवंबर का कहा जाता था, अभी हमने देखा है। हिटलर आर्थिक संकट दूर करने वाले उद्योग स्थापित करना चाहता था। ये भी जो है असत्य है, वो तो यूरोप महाद्वीप को जीतना चाहता था। हिटलर स्त्री पुरुष समानता का पक्षधर था। तो ये भी जो है वो असत्य है, क्योंकि ये महिलाओं को ही विशेष मानता था, वो अच्छे बच्चों को जन्म दे उसके जैसे। और हिटलर
उसकी विचारधारा को मानने वाले को आगे बढ़ाए। गांधी जी ने हिटलर को अहिंसा का संदेश भेजा था, तो ये जो है सत्य है विद्यार्थियों। गांधी जी ने भी उसको 2 बार पत्र लिखा है हिटलर को कि युद्ध रोक दिया, क्योंकि वही युद्ध रोक सकता था। नाज़ी जर्मनी में सारी माताओं के साथ एक जैसा बर्ताव होता था, तो ये सत्य है। ये असत्य हो जाएगा विद्यार्थियों, क्योंकि जो माताएं मतलब वो हिटलर की बात नहीं मानती थी या उसके जैसे बच्चों को जन्म नहीं देती थी, उन माताओं के साथ में हिंसापूर्ण बर्ताव किया जाता था। और जो माताएं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करती थी उनको अलग अलग स्वर्ण मेडल और कांस्य पदक, रजत पदक, इस प्रकार से अलग अलग जो है वो देता था, पुरस्कार देता था। तो ये सभी महिलाओं के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं होता था, इसलिए ये जो है असत्य हो जाएगा आखिरी वाला। अगला बढ़ते हैं। हिटलर के उत्कर्ष में वर्साई की संधि का योगदान था, तो ये बिल्कुल सत्य है। हिटलर गणतंत्र का समर्थक था, तो ये भी सत्य है। गणतंत्र चाहता था शुरुआत में उसने, इसलिए प्रयास किया। अगला सही जोड़ी बनाई, ऑप्शन दे रखे हैं। विशेष व्यवहार, अंतिम समाधान, यूथनेजिया या इवैक्यूएशन, गेस्तापो। तो विशेष व्यवहार जो है विद्यार्थियों, इसको सामूहिक हत्या को कहा गया था उसमें हिटलर के शासनकाल में। और अंतिम समाधान जो है वो यहूदियों की हत्या को अंतिम समाधान बताया गया। और यूथनेजिया जो है वो विकलांगों की हत्या को यूथनेजिया कहा गया। महत्वपूर्ण है सभी चीज़ें। इवैक्यूएशन जो है वो मतलब खाली कराना, और गेस्तापो जो है वो गुप्तचर सेवा या गुप्तचर पुलिस कह सकते हैं। इस प्रकार से आपको सही जोड़ी सामने सामने लिख लेना है सभी उत्तर। आगे बढ़ते हैं। इसके एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। अमेरिका कब मित्र राष्ट्र में शामिल हुआ? तो 1917 में वो शामिल हुआ। वाइमर गणराज्य को किस संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े? तो वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े। प्रथम विश्व युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों ने जर्मन के किस प्रदेश पर अधिकार किया? तो ये राइनलैंड इलाका, जो कोयले का भंडार था यहाँ पर, और औद्योगिक क्षेत्र। अगला, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में किस गणराज्य का जन्म हुआ? तो वाइमर गणराज्य का जन्म हुआ। जर्मनी की संसद को किस नाम से जाना जाता है? तो राइखस्टाग नाम से जाना जाता है। जर्मनी को हर्जाने के रूप में कितना धन देना पड़ा? तो विद्यार्थियों इसको 6 अरब पौंड हर्जाने के रूप में देना पड़ा मित्र राष्ट्रों को। नाजी लोग सबसे अधिक किन लोगों के विरुद्ध थे? तो ये यहूदियों को के विरुद्ध थे। यहूदियों को ढूंढ ढूंढ करके मारते थे, अलग अलग कंसंट्रेशन कैंपों में ले जाते थे और मारा जाता था उनको। हिटलर के गुप्तचर राज्य पुलिस का क्या नाम था? इसका गेस्तापो नाम था। अगला, नाज़ियों ने यूथनेजिया शब्द किसके लिए प्रयोग किया? तो ये विकलांगों के लिए या दिव्यांगों के लिए यूथनेजिया का उपयोग किया। वर्साई की संधि किस सन में हुई? तो 1929 में हुई। मेन कैंप का लेखक कौन था? तो ये जो है मेन कैंप जो है इसका लेखक जो है वो हिटलर था विद्यार्थियों। तो इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूरे होते हैं। अब हम बढ़ते हैं इसके अतिलघुत्तरीय प्रश्न की ओर, जिसमें दे रखा है नाज़ी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? तो नाज़ी है जर्मन भाषा के शब्द नाज़ियोनाल से बना है, जिसके प्रारंभिक अक्षरों को लेकर के नाज़ी बना है। कंसंट्रेशन कैंप क्या थे? ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। ऐसे स्थान जहाँ कि बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के लोगों को कैद रखा जाता था, उसको कंसंट्रेशन कैंप कहा जाता था। नार्डिक जर्मन आर्य कौन थे? तो नार्डिक जर्मन आर्य बताए जाने वाले लोगों की एक शाखा है। नार्डिक जर्मन जो है आर्य बताए जाने वाले लोगों की एक शाखा है। ये लोग उत्तरी यूरोपीय देशों में रहते हैं और जर्मन या मिलते जुलते लोगों मुल्क के लोग। उसके बाद प्रोपेगेंडा का है, ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। प्रोपेगेंडा जनमत को प्रभावित करने के लिए किया जाने वाला एक खास तरह का प्रचार, जो कि हिटलर ने किया था। एक नया प्रोपेगेंडा अपना अलग सबको एक लाइन से इकट्ठा करना, अपना एक स्वास्तिक मतलब एक चिन्ह बनाना और टीवी फिल्म विज्ञापन प्रचार प्रसार करना हिटलर को महान बताने के लिए। डाउस योजना क्या है? जर्मनी को आर्थिक संकट से निकालने के लिए अमेरिका द्वारा बनाई गई योजना जो है वो डाउस कहलाती है। नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास के नाम से किस घटना को याद किया जाता था? तो नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास के नाम से हिटलर के द्वारा 1938 यहूदी प्रार्थना घर को जलाना, उनकी संपत्तियों को तहस नहस कर देने की घटना को कहा जाता है। धुरी शक्तियों में कौन कौन से देश शामिल थे? तो इसमें जर्मनी, इटली, जापान और सहयोगी। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या थी? तो वाइमर संविधान के दोस्त समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली था, जिसने इसे क्षणभंगुर बना दिया था। मित्र राष्ट्र कौन से थे? तो इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और सहयोगी जो देश मित्र राष्ट्र में शामिल थे। घेटों का अर्थ लिखिए, ये भी महत्वपूर्ण है। घेटों किसी समुदाय को औरों से अलग थलग करके रखना है, मतलब वो गांव से बाहर उनकी बस्तियां जहां पर ज़्यादा गंदगी होती है वहां पर अलग एक तरफ उनकी बस्तियां रखना, गांव में नहीं घुसने देना, ये घेटो कहा गया था वहां पर जर्मनी में। हिटलर ने अग्नि अध्यादेश या फायर डिक्री के जरिए क्या क्या निलंबित किया? तो उसने अग्नि अध्यादेश के जरिए अभिव्यक्ति, प्रेस, सभा करने की आज़ादी आदि को निलंबित कर दिया। युंगफोक क्या था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अधिकतर परीक्षा में पूछा जाता है युंगफोक, याद रखना आपको। जर्मनी में 10 से 14 वर्ष के बच्चों का नाज़ी युवा संगठन जो है वो युंगफोक कहलाता है। वर्साई की संधि क्या थी?
तो मित्र राष्ट्रों द्वारा धुरी राष्ट्रों में से एक जर्मनी से प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात 1919 में जो संधि की गई उसको वर्साई की संधि कहा जाता है। खंदक से क्या है, तो युद्ध के मोर्चों पर सैनिकों के छिपने के लिए खोदे गए गड्ढे जो खंदक कहलाते हैं। सर्वहाराकरण क्या है, गरीब होते होते मजदूर वर्ग की आर्थिक स्थिति में पहुंच जाना, गरीब होते होते धीरे धीरे मजदूर जैसा बन जाना, हालत मतलब खाने की समस्या उत्पन्न हो जाना, इसको सर्वहाराकरण कहते हैं। अतिजीविता का सिद्धांत किसने दिया, तो यह सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया। इनके अनुसार जो सबसे योग्य है वही जिंदा बचेगा। अगला, ये इसी को हिटलर ने आधार मान लिया। नाज़ी युद्ध लोगों का गठन कब किया गया, तो नाज़ी युद्ध, ये लोग नहीं है, यहाँ पर लीग है, आपको याद रखना है, नाज़ी युद्ध लीग, आपको इसको लीग कर लेना है, यहाँ पर प्रिंट मिस्टेक हुई है, नाज़ी युद्ध लीग। नाज़ी युद्ध लीग का गठन कब किया गया, नाज़ी युद्ध लीग का गठन जो है वो 1922 में किया गया। थर्ड राइक ऑफ ड्रीम्स किसने लिखी, तो ये शार्लेट बेराट ने एक डायरी लिखी। थर्ड राइक ऑफ ड्रीम्स महत्वपूर्ण है ये भी प्रश्न। शार्लेट बेराट ने एक डायरी लिखी जिसे बाद में इस नाम से इसको प्रकाशित किया गया, थर्ड राइक ऑफ ड्रीम्स। बाद में हिटलर के अत्याचारों को, नाज़ी विचारधारा को इसमें छापा गया। अगला लघुत्तरीय प्रश्न, नाजीवादी विचारधारा क्या थी, समझाइए। नाजीवादी विचारधारा के निम्नलिखित पहलू थे, नस्ली श्रेष्ठता की भावना, यहूदियों का विरोध, लेबेसनाम या जीवन परिधि की भू राजनीतिक अवधारणा। हिटलर अपने लोगों को बसाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलाके पर कब्जा करने को जरूरी मानता था। यूटोपिया मतलब एक नकली या नस्ली कल्पना, लोग नाज़ी विचारधारा के आदर्श विश्व के निर्माण की कल्पना की गई जो यहूदियों से पूर्णतः मुक्त हो, केवल जर्मन आर्य मूल्य के लोग रहते हो, ऐसा विचार किया गया। युद्धों का समर्थन, साम्यवाद और लोकतंत्र का विरोध किया गया। वाइमर गणराज्य के सामने क्या समस्या थी, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय और सम्राट के पद त्याग के बाद में वाइमर में राष्ट्रीय सभा की बैठक बुलाई गई और लोकतांत्रिक संविधान पारित किया गया। लेकिन यह नया वाइमर गणराज्य जर्मनी के अधिकांश लोगों को रास नहीं आया। अतः वाइमर गणराज्य की मुख्य समस्याएं निम्न प्रकार थी कि प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत जर्मनी पर थोपी गई वर्साई की कठोर और अपमानजनक संधि के लिए अधिकांश जर्मनवासी वाइमर गणराज्य को ही जिम्मेदार मानते थे। रूसी क्रांति की सफलता से जर्मनी के कुछ भागों में साम्यवादी प्रभाव तेजी से बढ़ा। युद्ध अपराधी के रूप में जर्मनी पर 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगाया गया, जिसे चुकाने में वाइमर गणराज्य जो है वो असमर्थ था। जर्मनी द्वारा हर्जाना चुकाने से इनकार करने पर फ्रांस के जर्मनी के औद्योगिक क्षेत्र रूर पर कब्जा कर लिया, जिसके कारण वाइमर गणराज्य की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची। 1929 की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी से बड़ी महंगाई को नियंत्रित करने में वाइमर गणराज्य असफल रहा। अगला, नाज़ियों ने जनता पर पूर्ण नियंत्रण हासिल करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए, तो सन 1933 में जर्मनी का चांसलर बनने के बाद हिटलर ने राज्य एवं जनता पर नाज़ियों के माध्यम से पूर्ण नियंत्रण हासिल करने के लिए निम्नलिखित तरीके अपनाए। विशेषाधिकार अधिनियम मार्च 1933 द्वारा संसद के समस्त अधिकार हिटलर को देकर राज्य में तानाशाही स्थापित कर दी। नाज़ी पार्टी और उससे जुड़े संगठन के अलावा सभी राजनीतिक पार्टियों और ट्रेड यूनियनों पर पाबंदी लगा दी गई। अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना और न्यायपालिका पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया। पूरे समाज को नाज़ियों के हिसाब से नियंत्रण और व्यवस्थित करने के लिए विशेष निगरानी और सुरक्षा दस्ते गठित किए गए। हिटलर ने लोगों को अपने पक्ष में लेने के लिए क्या वादे किए, तो हिटलर ने अपने भाषणों में शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना, वर्साई की संधि का प्रतिशोध लेने का आश्वासन दिया। उसने बेरोजगारों को एक सुरक्षित भविष्य देने और देश को विदेशी प्रभाव से मुक्त करने का वादा किया। ऐसे बड़े बड़े भाषण जिससे जनता प्रभावित हो। समाज पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए हिटलर ने कौन से समूह को गठन किया, तो समाज नियंत्रण स्थापित करने के लिए हरी वर्दी वाली पुलिस और स्टार्म ट्रूपर्स के अलावा गेस्टापो, गुप्तचर राज्य पुलिस, एएसए और सुरक्षा गार्ड का गठन किया गया। लेबेनस्ट्राडम या जीवन परिधि की भू राजनीतिक अवधारणा का क्या तात्पर्य था, तो लेबेनस्ट्राडम हिटलर की विचारधारा का पक्ष था। उसका मानना था कि अपने लोगों को बसाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों पर कब्जा करना जरूरी है। महाध्वंस या होलोकास्ट क्या था, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। होलोकास्ट, नाज़ी शासन के दौरान जर्मनी में रहने वाले यहूदियों की बड़े स्तर पर हत्या की गई। इन्हीं हत्याओं को महाध्वंस या होलोकास्ट कहा गया। कुछ प्रश्न आगे दिए गए हैं, ये आपको करना है अपनी तरफ से, देख लीजिए। तो इस प्रकार से ये पार्ट यहाँ पर पूरा होता है। अब हम इसके अगले पार्ट वन्य समाज और उपनिवेशवाद की ओर बढ़ते हैं। इसका अध्याय 4 जो देखने वाले हैं। तो अगला पार्ट हमारा विद्यार्थियों अध्याय 4 वन्य समाज एवं उपनिवेशवाद, जिसमें पहला देखते हैं हम। सही विकल्प चुन करके लिखिए। 1600 ईस्वी में भारत के कुल कितने भागों में खेती होती है? ऑप्शन दे रखे 5, 3, 6, 4 या 6। तो द वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 6। रंगून की लकड़ी
गोदाम में भारी भरकम लकड़ी उठाने के लिए इस्तेमाल किया था। ऑप्शन का हाथी, क्रेन मशीन, रेलगाड़ी या गेंडा, तो ये इसको हाथी का इस्तेमाल किया जाता था। अगला, भारतीय वन अधिनियम लागू किया गया, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें 1865, 1868, 1862, 1866, 1867, तो 1865 में लागू किया। 1872 में फिर इसको संशोधन करके लागू किया गया। किस जानवर के शिकार को खेल ट्रॉफी के रूप में देखा जाता था? तो ऑप्शन दे रखा है हिरण, बाघ, हाथी या गेंडा। तो हाथी के शिकार को एक खेल ट्रॉफी के रूप में देखा जाता था। बड़े बड़े जानवरों का शिकार अंग्रेजी अफसर भी करने के लिए जाते थे। चाय और कॉफ़ी के बागान लगाए गए। ऑप्शन दे रखा वनों को साफ करके, वन लगाकर, कारखाने हटाकर, खनन को बंद करके, तो वनों को साफ करके लगाए गए। अगला, भारत का पहला वन महानिदेशक किससे नियुक्त किया गया? ऑप्शन दे रखा क्लार्क, ब्रेंडिस, फोस्टर या रंगनाथन। तो ब वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ब्रेंडिस को नियुक्त किया। अगला, 1906 में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ पर हुई? ऑप्शन दे रखा है दिल्ली, देहरादून, कोलकाता या मुंबई। तो देहरादून में इसकी स्थापना हुई। बस्तर के लोगों की मान्यता के अनुसार उन्हें ज़मीन किसने दी है? ऑप्शन दे रखा जमींदार, राजा, धरती माँ, सरकार। तो ऑप्शन इसमें सही उत्तर जो है वो सवाल ऑप्शन हो जाएगा। बस्तर के जो लोग हैं उनके अनुसार ज़मीन हमको धरती माँ ने दी है, इसलिए अंग्रेजों के वन कानून का उन्होंने विरोध किया। आज भारत की भूमि का कितना प्रतिशत भाग कृषि कार्य में उपयोग किया था? ऑप्शन दे रखा आधा, चौथा, एक तिहाई या एक दो तिहाई। तो ऑप्शन इसका सही जो है आधा भाग कृषि कार्य में उपयोग किया जाता है। अंग्रेजों के लिए भारत में रेलवे का विस्तार करना क्यों जरूरी था? ऑप्शन दे रखे अपने उपनिवेश व्यापार के लिए, भारतीयों की सुविधा के लिए, अंग्रेज अधिकारियों की सुविधा के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर विद्यार्थी हो जाएगा अपने उपनिवेश व्यापार के लिए। अगला, अब बढ़ते हैं इसके रिक्त स्थान की ओर, जहाँ पर दे रखा है भारत में रेल लाइन का जाल खालिस्तान के दशक में तेजी से फैला था। 1860 के दशक में अंग्रेजों के शासनकाल में तेजी से फैला। रबर के वृक्ष से प्राप्त जो तरल पदार्थ होता है उसको लेटेक्स कहा जाता है। जॉर्ज यूल नामक अंग्रेज अफसर ने शिकार के दौरान कुल खालिस्तान बाघ मारे थे। 400 बाघ मारे थे, ये आपको 400 लिखना है। तेंदुपत्ता का प्रयोग खालिस्तान बनाने में किया जाता है। तेंदुपत्ता को जो है बीड़ी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इनके पत्तों को स्थानांतर कृषि को खालिस्तान कहा था। झूम या झूमिंग कृषि भी कहा जाता है। जावा का खालिस्तान समुदाय वन काटने में कुशल था। कलांग या कलांगी कहा गया। बस्तर भारत के खालिस्तान राज्य में स्थित है, छत्तीसगढ़ में स्थित है। बस्तर छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है। जंगलों में रोशनी करके भोजन पकाने के लिए तेल महुआ से निकाला जाता था। महुआ लिखना है खालिस्तान में। मृदा अपरदन को खालिस्तान नियंत्रित करते हैं, वन नियंत्रित करते हैं। सन 1600 ईस्वी में जावा की अनुमानित आबादी जो है वो 34 लाख रही है। इस प्रकार से आपको खालिस्तान लिख लेना है। अगला बढ़ते हैं इसके सत्य की ओर, जिसमें पहला दे रखा है भारतीय वन सेवा की स्थापना ब्रिटिश ने 1864 में की थी। बिल्कुल सत्य है ये। आपको खाली जगह पर सत्य लिखना है या असत्य हो तो असत्य लिखना है। छोटा नागपुर में आदिवासियों का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने कहा, तो ये भी बिल्कुल सत्य है विद्यार्थियों। भारत का प्रथम वन महानिदेशक अमेरिकन विशेषज्ञ था, तो ये भी बिल्कुल सत्य है। मक्का व्यापारिक फसल है, ये भी बिल्कुल सत्य हो गया। एक औसत कद के नहीं, ये यहाँ पर असत्य हो गया। मक्का व्यापारिक फसल नहीं है। और भारत का वन महानिदेशक अमेरिकन विशेषज्ञ था, ये भी असत्य है। तो ये तीसरा और चौथा जो है वो असत्य हो जाएगा। यहाँ पर तीसरा और चौथा ये यहाँ पर असत्य हो जाएगा। अगला, एक औसत कद के पेड़ से लगभग 10 से 12 स्लीपर बन सकते थे, तो ये भी जो है वो असत्य हो जाएगा। रबड़ के वृक्षों से लेटेक्स से प्राप्त होता है, ये भी हमने देखा, ये सत्य है। तो यहाँ पर अगर असत्य की बात करें तो हम यहाँ पर तीसरा, चौथा, पांचवा असत्य हो गया है। और झूमिंग कृषि में किसी खेत पर 15 वर्ष तक खेती की जाती है, तो ये असत्य है। कुछ 2-4 वर्षों तक की जाती है, उसके बाद में फिर दूसरे खेत जाते हैं। तो ये तीसरा, चौथा, पांचवा और सातवां प्रश्न जो है वो असत्य हो गया। अगला, 1850 के दशक में रेलवे के स्लीपर लकड़ी से बनाए जाते थे, तो ये जो है वो सत्य हो गया। इस प्रकार से आपको सत्य कर लेना है। आगे बढ़ते हैं अब सही जोड़ी की ओर, जिसमें दे रखा है सबसे अच्छे वन मध्य भारत में अकाल, बस्तर आंदोलन, चावल उत्पादक द्वीप और रेलवे का प्रसार। तो सबसे अच्छे वन जो है वो आरक्षित वन कहे गए थे। मध्य भारत में अकाल जो है वो 1899 से 1900 के समय, और बस्तर आंदोलन जो है वो 1910 में, चावल उत्पादक द्वीप जो है वो जावा, और रेलवे का प्रसार जो है वो 1850 के समय में हुआ। आगे अगली जोड़ी दे रखी है जावा, सी भूमि के जंगल, व्यापारिक फसल, कांटेदार छाल वाला वृक्ष, इजारेदारी। तो जावा को जो है वो इंडोनेशिया के जंगल है ये। सी भूमि के जंगल जो है वो साल के पेड़, और व्यापारिक फसल जो है वो गन्ना, कपास, जूट। कांटेदार छाल वाला वृक्ष जो है वो सेमूर। इजारेदारी जो है वो एकाधिकार। इस प्रकार से आपको मिला लेना है। अगली सही जोड़ी जो दे रखी है दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य अमेरिका, अफ्रीका, श्रीलंका। तो दक्षिण पूर्व एशिया जो है वो इसको लादिंग से मिलाना है।
मध्य अमेरिका को जो है मिल्था से मिलाना है। अफ्रीका को जो है वो चेना नहीं, ये चेना नहीं, अफ्रीका को जो है वो चितमन या तावी और श्रीलंका जो है वो चेना। इस प्रकार से आपको मिलाना है। अगली सही जोड़ी जो दे रखी है वो सिद्धू व कान्हू, बिरसा मुंडा, अल्लूरी सीताराम राजू। ये किस क्षेत्र से? तो सिद्धू व कान्हू जो है वो आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में विरोध करने वाले थे। बिरसा मुंडा छोटा नागपुर क्षेत्र के और अल्लूरी सीताराम राजू, देखो यहाँ पर एक ये गलत हो गया हमारा। सिद्धू व कान्हू जो है वो मंथाल परगना से थे। बिरसा मुंडा छोटा नागपुर क्षेत्र और अल्लूरी सीताराम राजू जो है वो आंध्र प्रदेश के। इस प्रकार से आपको जोड़ी जमा लेना है। तो सही आपको सामने लिखा हुआ है और बस इस प्रकार से मिलाना है। अगला, एक वाक्य एक शब्द में उत्तर दीजिए। एक अमेरिकी आदिवासी समूह मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाते थे? तो मक्का। बनाना रिपब्लिक कंपनी किस देश में गठित की गई? तो ये अमेरिका में गठित की गई। सीधी पंक्ति में एक ही किस्म के पेड़ लगाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो बागान कहा जाता है। जावा में वन प्रबंधन की शुरुआत किसने की? तो डचों ने की। प्रारंभ में जावा के जंगलों में किस प्रजाति के पेड़ बहुत ज़्यादा थे? तो ये सागौन के थे। अगला, इटली में स्थित पॉपुलर के जंगल किस लिए उपयोगी है? तो ये लकड़ी के लिए उपयोगी है। यदि एक गांव के लोग दूसरे गांव के जंगल से थोड़ी लकड़ी लेना चाहते हैं तो बदले में क्या देते हैं? तो ये देवसारी, दांड या मान जो भी सम्मान होता है उसको कहा गया। चॉकलेट में प्रयोग होने वाला तेल कहाँ से प्राप्त होता है? साल के बीज से प्राप्त होता है। भारत में रेल लाइन का जाल 1946 में बढ़कर कितना हो चुका था? तो ये 7,65,000 किलोमीटर हो चुका था। भारत में पहला वन महानिदेशक कौन था? ये डाइटिज ब्रेंडिस करके था, ये जर्मनी था। इस प्रकार से आपके ये बहुविकल्पीय खालिस्तान, सही जोड़ी और एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए, ये पूरे होते हैं। अब इसके बढ़ते हम अति लघुत्तरीय प्रश्न की ओर। अपने सभी दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर करें। वन विनाश किसे कहते हैं? ये प्रश्न है पहला इसमें। तो वन के समाप्त या लुप्त होने की प्रक्रिया को वन विनाश कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न, परीक्षा में आता है। स्लीपर से क्या सही? ये भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। रेल की पटरी के आर पार जो लकड़ी के तख्ते या पटिए लगे होते हैं जो पटरियों को अपनी जगह पर रोक करके लगते हैं उसको स्लीपर कहते हैं। गुंडा धुर कौन था? ये बस्तर के धुरवा समुदाय के लोगों के वनों का आरक्षण का विरोध किसने? नेथापार गांव के गुंडा धुर इसके एक प्रमुख नेता थे। भारत में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में स्थानांतरित कृषि को जो है वो घया, पेंदा, नेवड़, झूम, पहू, खंदाद और कुमरी के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में इसको बेबर कहा जाता है। अगला, वन ग्राम किसे कहते हैं? तो औपनिवेशिक सरकार ने 1905 में बस्तर के वनों में शिकार करना व वन उत्पाद इकट्ठा करने पर रोक लगाई थी, लेकिन कुछ गांव को इस शर्त पर आरक्षित कर दिया कि वह वन विभाग के लिए मुफ्त में पेड़ों की कटाई तथा ढुलाई का काम करेंगे और जंगलों को आग से बचाएंगे। इन्हीं गाँव को वन ग्राम कहा जाने लगा। अगला, वन उत्पाद किसे कहते हैं? तो वनों से प्राप्त होने वाले उत्पाद को वन उत्पाद कहते हैं, जिसमें इमारती लकड़ी, लाख, गोंद, चमड़ा, रबर, औषधियाँ इत्यादि आते हैं। बस्तर में कौन से आदिवासी समुदाय निवास करते हैं? तो बस्तर में मरिया, मुरिया, गोंड, घुरवा, बत्रा, हलवा आदिवासी समुदाय रहते हैं। अगला देखते हैं लघुत्तरीय प्रश्न। तो युद्ध से जंगलों को क्यों प्रभावित होते हैं? युद्ध वन विनाश का कारण है क्योंकि विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने जंगी जरूरतों को पूरा करने के लिए अनगिनत पेड़ों को कटवाया और युद्ध की रणनीतियों में डचों ने बहुत से आरा मशीन व सागौन की विशाल लट्ठों के ढेर को जला दिया। कई लोगों ने इस अवसर का लाभ उठाया और खेती भूमि का विस्तार कर लिया, जिसे वन विभाग वापस उन लोगों से नहीं ले पाई। इस प्रकार वन जो है वो प्रभावित होते रहे अंग्रेजों के समय में। अगला, वैज्ञानिक वानिकी किसे कहते हैं? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। वैज्ञानिक वानिकी के अंतर्गत वन में विविध प्रजाति के पेड़ों को काटकर उस जगह एक जैसे पेड़ एक पंक्ति में लगाए जाते हैं और इसकी संरक्षण सरकार की देखरेख में होता है, उसे वैज्ञानिक वानिकी कहते हैं। जो भारत में महानिदेशक नियुक्त किया था अंग्रेजों ने, ब्रेंडिस ने यही सलाह दी थी। घुमंतु खेती पर रोक लगाने के लिए फैसला सरकार ने क्यों किया? तो घुमंतु खेती करने वाले किसान हर नई जगह पर पेड़ों को जलाकर खेती करते थे, जिससे बेशकीमती पेड़ भी जल जाते थे। साथ ही घुमंतु खेती के कारण सरकार के लिए लगान का हिसाब रखना भी मुश्किल था, इसलिए घुमंतु खेती पर रोक लगा दी गई। अगला, टोंगिया खेती क्या है? टोंगिया खेती एक प्रणाली जिसमें गुलामी के समय किसानों को बागान में खेती करने की थोड़ी छूट मिलती थी, जिसके अंतर्गत पुरुष लोहे के छोर वाले लंबे बांस की सहायता से धरती में छेद करते थे और महिलाएं प्रत्येक छेद में जो है वो धान बोती थी। इसको टोंगिया खेती कहा गया। वनों से होने वाले प्रत्यक्ष लाभ लिखिए। तो वनों से होने वाले प्रत्यक्ष लाभ कारखानों के लिए कच्चा माल, लाख, गोंद, बांस की लुगदी, औषधियाँ, वन उत्पाद और पशुओं के अवशेष जैसे चमड़ा, हाथी दांत, हड्डियाँ इत्यादि प्राप्त होती है। महुआ के पेड़ से गिरने वाले फूल और फल के उपयोग लिखिए। तो महुआ के पेड़ जंगल में पाए जाते हैं, इसके फूल खाए जाते हैं, इनसे शराब भी बनाई जाती है, इसके बीजों से तेल निकाला जाता है। ये महुआ के बारे में प्रश्न भी आता है कभी कभी। औपनिवेशिक काल के वन प्रबंधन में आए 2 परिवर्तनों को लिखिए।
तो वनों के नियमन में प्रभाव देखते हैं तो यूरोपीय उपनिवेशवाद पर गहरा प्रभाव झूम या घुमंतु खेती की प्रथा पर दिखाई पड़ा। सरकार ने घुमंतु खेती पर रोक लगाने का फैसला किया, जिसके परिणाम स्वरूप अनेक समुदायों को जंगलों में अपने घरों से जबरन विस्थापित किया गया। अगला, परंपरागत शिकार तथा प्रथा पर प्रभाव। औपनिवेशिक शासन द्वारा परंपरागत शिकार प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया, जिसके कारण कई जातियों को अपने जीविका से हाथ धोना पड़ा और वे सरकार की निगरानी में फैक्ट्रियों, खदानों या बागानों में काम करने को मजबूर हो गए। अगला देखते हैं झूम खेती पर टिप्पणी कीजिए। तो झूम खेतों में जंगलों के कुछ भागों को बारी बारी से काटा और जलाया जाता है। मानसून की पहली बारिश के बाद इस राख में बीज बो दिया जाता है और अक्टूबर-नवंबर में फसल काटी जाती है। इन खेतों पर 2 साल खेती करने के बाद कुछ वर्षों के लिए प्रति छोड़ दिया जाता है। ये महत्वपूर्ण है झूम खेती वाला प्रश्न भी। वन्य इलाके में रहने वाले लोगों के जीविकापार्जन के 2 साधन कौन कौन से हैं? तो वन्य इलाकों में रहने वाले लोगों के जीविकापार्जन के निम्नलिखित साधन है: कंदमूल, फल, पत्ते आदि, वन उत्पाद, जड़ी बूटियों का एकत्रीकरण, लकड़ी व बांस से बनने वाले परंपरागत वस्तुएं। अगला प्रश्न है, ब्लेडा डिएस्टेन की व्यवस्था क्या थी? तो जावा या इंडोनेशिया में जो जंगल थे उसमें डचों ने कुछ गांव की खेती की ज़मीनों को लगान मुक्त करने के बदले, ये यहाँ पे करने लिखा है, इसको आपको करना है, करने लिखना है आपको, गलत छप गया है। करने के बदले ग्रामीणों को लकड़ी ढोने के लिए मुफ्त थेमे, ये यहाँ थेमे को भी आपको गलत है, ये यहाँ पर आपको भैंसे लिखना है, भैंसे मतलब गाड़ियों के लिए भैंसे, थेमे गलत शब्द लिखा है। ये भैंसे उपलब्ध कराने के लिए को कहा गया, इसे ही ब्लेडागास्टिन व्यवस्था कहा गया। और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वापस से, भैंसे, आई की मात्रा लगा करके बिंदी लगना है और से, भैंसे इस प्रकार से लिखना है। वो वहाँ पर थेमे लिखा है, गलत लिखा है, उपलब्ध कराने को कहा गया, इसे ही ब्लेडागास्टिन व्यवस्था कहा गया। इस प्रकार से आपको लिखना है। आगे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, ये आपको अपने स्तर से करना है। तो इस प्रकार से ये पार्ट भी हमारा यहाँ पूरा होता है। अगला पार्ट अध्याय जो है आधुनिक विश्व में चरवाहे, इसको हम अगले पार्ट में लेकर के आने वाले हैं। तब तक आप हमारे साथ बने रहें। बाकी जितने भी पार्ट हैं आप सभी अच्छे से कर लीजिए और उनको याद करने की पूरी कोशिश कीजिए। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न का समावेश किया गया है। आप सभी से पूरी आशा है कि आप अच्छे से याद करेंगे, समझेंगे और हमारे चैनल पर हमेशा बने रहेंगे और अपने साथी दोस्तों को भी रिकमेंड करेंगे। आपको सही आपको सुझाव दिए जाएंगे, क्योंकि आपको अन्य वीडियो में ये जो गलतियां हैं ये आपको बताई नहीं जाएगी, तो आप कंफ्यूज होंगे, परेशान होंगे और आपका सही नंबर जो है आपको परीक्षा में मिल नहीं पाएंगे। इसलिए जो गलती हैं हम इसको भी सुधारने वाले हैं। तो आप हमारे साथ बने रहें। आपको कोई समस्या हो तो ज़रूर कमेंट करें और अन्य प्रकार की कोई सहायता चाहिए हो तो भी कमेंट करें और लाइक ज़रूर से ज़रूर करें। आप सभी से निवेदन है हमारे साथ बने रहें। अभी तक आप हमारे साथ बने रहे हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम जल्द ही इसका अगला पार्ट लेकर के आने वाले हैं, तब तक आप हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।